वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 30 क्लास 12th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रिकर्सन को। और ये हमारी पहली वीडियो है इस चैप्टर के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो। यहाँ पे हम देखेंगे रिकर्सन क्या होता है और कैसे इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब देखिए, रिकर्सन को सिंपली अगर हम समझें तो रिकर्सन बोला जाता है जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पाइथन के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन के अंदर हमारे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जब भी इन स्टेटमेंट्स को या इस फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना होता है तो इस फंक्शन को सिंपली हम कॉल करते हैं। तो अभी तक तो हमने कॉल किया था या तो मेन सेक्शन से, या एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं किसी दूसरे फंक्शन से। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, एक फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है। और जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है या खुद को ही इन्वोक करता है तो इस प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम रिकर्सन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है रिकर्सन। तो रिकर्सन को सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक यहाँ पे है, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक in which a function calls itself either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी कॉलिंग यहाँ पे हो सकती है। तो इसको तो अभी हम एग्जांपल से समझने वाले हैं। और साथ ही में आपकी एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, यानी कि ना केवल पाइथन प्रोग्रामिंग में, अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, सी हो, C++ हो, तो कहीं पे भी अगर आपका कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उस टेक्निक को हम सिंपली रिकर्सन कहते हैं। यानी कि कॉलिंग जब खुद ही यहाँ पे होती है, तभी यहाँ पे लिखा है कॉल्स इटसेल्फ, तभी इसको हम यहाँ पे सेल्फ इन्वोकेशन भी कहते हैं। यानी कि जो फंक्शन खुद को ही इन्वोक करता है या खुद को ही जो कॉल करेगा, तो उसको हम सिंपली यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा डेफ हेलो, एक फंक्शन हमारा यहाँ पे है, एंड इसके अंदर से मैंने यहाँ पे कॉलिंग कर दिया टुडे फंक्शन को। तो ये तो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमने कॉलिंग करी। लेकिन इसको अगर हम कुछ ऐसा करें, मान लीजिए मैंने लिखा डेफ हेलो एंड इस फंक्शन के अंदर से मैंने इसको ही कॉल कर दिया, तो ये आपका कहलाता है रिकर्सन। और ये डायरेक्ट आपका रिकर्सन है, डायरेक्टली हमने कॉल किया। तो अगर काफ़ी बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, तो आप इस तरीके का एग्जाम्पल वहाँ पे लिख सकते हैं। नाम आप फंक्शन का कुछ भी वहाँ पे दे सकते हैं। तो इसकी अगर डिफाइन भी करना हो तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन। अगर व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन आता है तो आप वहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ, जो खुद को ही कॉल करता है, तो उसे हम सिंपली यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, रिकर्सन का मेन यहाँ पे फ़ायदा होता है बड़ी बड़ी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम कंप्यूटर की मदद से या सिंपली एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से सॉल्व करते हैं, जहाँ पे आपका प्रोसीजर या हमारी जो टेक्निक है, एल्गोरिथम है, वो हर बार हमारी सेम यूज़ होती हैं। लेकिन जब भी उनको हम बार बार यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट होगी, प्रॉब्लम हमारी छोटी होती चली जाएगी। इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में एक फाइल को, आपने एक डॉक्यूमेंट को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइल है उसका नाम है hello.txt, इसको आपने सर्च करना है। तो आप सीधा सर्च बार में जाते हैं और आपने वहाँ पे सीधा फाइल का नेम लिखा। तो वहाँ पे सर्चिंग किस तरीके से होगी, सबसे पहले आपकी अलग अलग डिस्क होती हैं, यानी कि रूट आपके फोल्डर होते हैं, C हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, और भी आपके डिस्क हो सकते हैं। तो C के अंदर ये अलग अलग फोल्डर में अलग अलग फोल्डर होंगे, तो हर एक फोल्डर में सर्च करेंगे और उनके अंदर भी हो सकता है सब फोल्डर हो, यानी कि आपकी प्रोसेस सेम रहेगी। इसके अंदर भी सबसे पहले फर्स्ट फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर हैं, तो उसके अंदर फाइल्स को चेक किया जाएगा। वैसे ही डी के अंदर भी सेम तरीके से, ई के अंदर भी सेम तरीके से, यानी कि सर्चिंग के अंदर हम यहाँ पे रिकर्सन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोसेस तो सेम है, सर्च करने में तरीका तो हमारा सेम जाएगा, क्योंकि हमने सेम ही फाइल को सर्च करना है। तो तब यहाँ पे हम रिकर्सन को यूज करते हैं। तो हम देखते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हमारे किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिकर्सन। तो डायरेक्ट रिकर्सन हमारा जो होता है, तो डायरेक्ट रिकर्सन जो हमारा है, तो एग्जाम्पल तो इसका यही है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं डेफ हेलो, या कोई भी नाम से आप यहाँ पे बनाएं, एंड इसके अंदर हमने हेलो को कॉल कर दिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। तो इसको हमने अगर डिफाइन करना आता है कि व्हाट इज डायरेक्ट रिकर्सन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोई ऐसा फंक्शन जो अपनी ही बॉडी से खुद को कॉल कर रहा हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं इन दिस रिकर्सन a function calls itself
फ्रॉम इट्स ओन बॉडी। अपने ही बॉडी से अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे हम डायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा डेफ हेलो एंड देन हमने इसके अंदर से कॉल कर दिया टुडे को, एंड देन हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया डेफ टुडे, यानी कि यही फंक्शन, और अब ये फंक्शन कॉल कर रहा है हेलो को। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि हमारा हेलो फंक्शन है, इसने हमारा कॉल किया टुडे को, और अब ये टुडे खुद को अब, और ये जो टुडे है ये अब हेलो को कॉल कर रहा है। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा देखना हो तो कुछ इस तरीके से हेलो है और ये खुद को ही बार बार कॉल किए जा रहा है, यानी कि सर्कुलर कॉलिंग यहाँ पे हो रही है। तो ये आपका इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है। और अगर डिफाइन करने को आता है, यानी कि इनडायरेक्ट रिकर्सन, अगर इसको डिफाइन करना है तो इसमें आप लिख सकते हैं इन दिस रिकर्सन a function calls another function, एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता है, एंड दैट फंक्शन और वो फंक्शन कॉल्स इट्स कॉलर फंक्शन, और वो फंक्शन अपने ही कॉलर फंक्शन को कॉल कर देता है, यानी कि जिसने उसे कॉल किया था वो फंक्शन उसी को दोबारे कॉल यहाँ पे कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट यहाँ पे रिकर्सन हुआ। अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शन हो, या आपका डायरेक्ट में तो एक होगा, यानी कि एक ही फंक्शन है। अब इनडायरेक्ट में आपका एक ही नहीं हो सकता, मल्टीपल यहाँ पे वेज हो सकते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा फंक्शन यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एक डेफ x नाम से एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया और इससे मैंने y को कॉल किया, एंड देन एक फंक्शन है डेफ y जो कि हमारा जेट को यहाँ पे कॉल कर रहा है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक जेट को क्रिएट कर दिया डेफ जेड, और ये अब आपका जो टॉप का था यानी कि x को कॉल कर रहा है। तो ये भी आपका सर्कुलर ही है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले x है तो x हमारा y को कॉल कर रहा है, और y हमारा z को यहाँ पे कॉल कर रहा है, और z दोबारे x को यहाँ पे कॉल कर रहा है, यानी कि सर्कुलर हमारा हर जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब डायरेक्टली इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लेते हैं हमने अपने प्रोग्राम के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया डेफ हेलो, एंड इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो फंक्शन। तो हेलो फंक्शन इसके अंदर हमने लिख दिया मान लीजिए, एंड इसके अंदर से हमने कॉल कर दिया फॉर एग्जांपल टुडे को। तो इनडायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली, डेफ टुडे, एंड टुडे के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल टुडे फंक्शन, और हर चीज़ आपका यहाँ पे लोअर केस में आपने लिखनी है। तो ये हमने किया, एंड इसके अंदर से दोबारा हमने हेलो को ही कॉल कर दिया। तो ये हमने फंक्शंस क्रिएट करे, इनडायरेक्ट रिकर्सन हमने क्रिएट किया, दोबारा हमने हेलो को कॉल कर दिया, एंड फाइनली हमने हेलो को मेन से यहाँ पे कॉल किया है। तो इतना फिलहाल हमने काम किया। अब देखिए इसका आउटपुट तो फिलहाल यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। एरर यहाँ पे आती है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो होती है 1000 होती है कि कितने बार आपका कोई भी रिकर्सन चलेगा, क्योंकि रिकर्सन में अगर आपका बेस केस नहीं है, या सिंपली अगर हम बोलें कि यहाँ पे अगर आपका फिक्स नहीं है कितने बार इसको चलाना है, तो ये आपका चलता ही रहेगा। और पाइथन के अंदर तो इसमें एरर आती है, रन टाइम एरर आपको आती है कि यहाँ पे जो लिमिट है वो एक्सीड हो रही है, इसे आगे हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चलता ही जाता है और काफ़ी बार सिस्टम आपका हैंग होता है। तो फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे हेलो जैसे ही आपका चलता है तो कंट्रोल जाएगा आपका इस फंक्शन में और आउटपुट आएगा हेलो फंक्शन, एंड देन हमने यहाँ से कॉल किया है सिंपली टुडे को। तो टुडे के अंदर टुडे फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, शायद साइड में चला जाए। तो हेलो फंक्शन आएगा, एंड देन हमने इसको कॉल किया तो जंप होगा इस फंक्शन में। तो अब क्या रिजल्ट आएगा, टुडे फंक्शन। तो हेलो फंक्शन देन टुडे फंक्शन, देन अगेन हमने हेलो को यहाँ पे कॉल किया तो दोबारा ऊपर कंट्रोल जाएगा, दोबारा प्रिंट हो जाएगा हेलो फंक्शन। अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका रिपीट होने वाला है। देन अगेन टुडे को कॉल किया तो टुडे के अंदर फिलहाल क्या है, टुडे फंक्शन। तो ये आपका चलता ही रहेगा, दोनों स्टेटमेंट आपके बार बार यहाँ पे आते रहेंगे, और ये लगभग आपके आते हैं 1000 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट होती है ये हमारी होती है 1000 की। तो ये चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई बेस केस नहीं है। अब ये एग्जाम्पल तो है आपका रिकर्सन का, बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन ये आपका सेंसिबल कोड नहीं है, इसमें कोई बेस केस नहीं है। सेंसिबल कोड क्या होता है, जो आपका रुक जाए, जिसका आपका फिक्स हो कि इतने इस टाइम के बाद या इतने इटरेशन इतने बार चलने के बाद ये रुकने वाला है। अब यहाँ पे 1000 टाइम ये चलता है, आप देखेंगे स्क्रीन पे चलता ही रहेगा। तो अगर आप इसको रोकना हो
तो सिंपली वैसे तो इसमें एरर आएगी, 1000 के बाद एक खुद ही रुकेगा, लेकिन अगर आपने देखना हो लिमिट कितनी है आपके सिस्टम पे तो आप इसको देख सकते हैं। ये सिंपली इसके लिए फंक्शंस हमारे आते हैं। एक हमारा यहाँ पे फंक्शन आता है गेट रिकर्सन लिमिट, जो सिंपली हमें बताता है कितनी लिमिट है। और अगर आपको सेट करना हो तो गेट की जगह आप सेट यहाँ पे कर सकते हैं, सेट रिकर्सन लिमिट। तो इसको करने का तरीका आप देख सकते हैं। मान लीजिए यही प्रोग्राम आपने रन किया, या सिंपली आप एक नॉर्मल प्रोग्राम भी अगर बनाते हैं तो उसमें आप कुछ इस तरीके के अंदर, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट हमने यहाँ पे करना है SYS मॉड्यूल को, क्योंकि उसी के अंदर दोनों फंक्शन हमारे होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं मॉड्यूल का नेम, यानी कि SYS डॉट गेट रिकर्सन लिमिट, गेट रिकर्सन लिमिट अगर आप यहाँ पे करेंगे तो सिंपली आपको 1000 यहाँ पे मिलता है, क्योंकि रिकर्सन लिमिट जो होती है वो 1000 होती है। और अगर आपको सेट यहाँ पे लिमिट करनी है तो सिंपली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं SYS डॉट सेट रिकर्सन लिमिट। तो रिकर्सन लिमिट आप यहाँ पे सेट करें। फॉर एग्जांपल हमने 7000 यहाँ पे कर दी, तो अब यही चीज़ आपकी 7000 टाइम्स चलने वाली है अगर आप इसमें देखेंगे। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं लिमिट को, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कितनी यहाँ पे लिमिट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बेस केस हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि अब हम देखेंगे इसको रोकना हमने किस तरीके से, ताकि ये कंटिन्यूसली रन ना हो। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। देखा कि अगर हम एक करेक्ट या सेंसिबल रिकर्सिव कोड अगर नहीं लिखते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो खुद को एंडलेसली कॉल करता रहता है, यानी कि वो एंडलेसली खुद को कॉल करेगा और एक लिमिट के बाद वहाँ पे एक एरर आती है। जैसे पाइथन के अंदर आपका 1000 की लिमिट है, तो 1000 टाइम तो आपको सेम यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है, एंड देन हमको एक रन टाइम एरर या एक रिकर्सिव एरर मिलती है। और ये एरर इसीलिए आती है क्योंकि हम वहाँ पे बेस केस मिसिंग होता है, यानी कि क्लियरली हमें नहीं पता होता कि उसको कहाँ पे रोकना है और किस तरीके से रोकना है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा यही है, सेंसिबल रिकर्सिव कोड क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सेंसिबल रिकर्सिव कोड, या आपका करेक्ट रिकर्सिव कोड भी आ सकता है एग्जाम में, या राइट रिकर्सिव कोड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये क्या होता है रिकर्सिव कोड? तो सिंपल है, ये कोड हमारा क्या होगा जिसमें क्लियरली हमको पता हो कि कहाँ पे हमने रुकना है। तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इट इज अ कोड where it is clearly defined where to stop या simply when to stop, जहाँ पे हमको क्लियरली पता हो कि हमको रुकना कहाँ पे है। तो अगर ये हमको पता है रिकर्सन के अंदर कि कहाँ पे हमें रुकना है, तो उसको सिंपली हम बोल देते हैं सेंसिबल, करेक्ट या राइट रिकर्सिव कोड है। अब इसके अंदर दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आपका बेस केस होना चाहिए, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं इट मस्ट हैव अ बेस केस। इसके अंदर एक बेस केस होना चाहिए। अब बेस केस होता क्या है, तो इसको भी साथ में यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। बेस केस हमारा होता है जब एक फंक्शन खुद को कॉल नहीं करता, यानी कि खुद को जब वो कॉल करना बंद करेगा और हमको पता हो रिजल्ट क्या है, तो उसे हम बेस केस कहते हैं। तो बेस केस को भी अगर आता है व्हाट इज बेस केस, तो इसमें आप लिख सकते हैं इट इज अ केस या सिंपली एक कंडीशन होती है। इट इज अ केस और कंडीशन इन विच a function stops to call itself, यानी कि खुद को कॉल करना ये बंद करता है, and result is clearly known to us। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से यहाँ पे देखेंगे, known to us एंड रिजल्ट इज क्लियरली नोन टू अस। तो एक तो ये कंडीशन है कि आपका वहाँ पे एक बेस केस होना चाहिए, आपका अगर कोई सेंसिबल कोड है या आपका राइट रिकर्सिव कोड है, और दूसरा बेस केस तक हमको पहुँचना भी है। तो दूसरा यहाँ पे क्या होगा, बेस केस मस्ट बी रीचेबल फॉर सम आर्ग्यूमेंट्स या सिंपली पैरामीटर्स। और ये काम हम करेंगे किसी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स की मदद से।
तो इसको भी हम एग्जांपल से यहाँ पे देखेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने बेस केस तो दे दिया कि आपने बेस केस डिफाइन कर दिया कि इतना होगा, लेकिन वहाँ तक आप पहुँचे नहीं और आपका जो फंक्शन है वो खुद को एंडलेसली कॉल करता जा रहा है। अब देखिए कोई कोड अगर आपका सेंसिबल कोड नहीं होता है तो सिंपली इन्फिनिट कोड वहाँ पे होता है, इन्फिनिट रिकर्सन उसको कहा जाता है। तो अगर ये आता है व्हाट इज इन्फिनाइट रिकर्सन क्या होगा, तो इन्फिनाइट रिकर्सन में आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज अ recursion code, it is a recursion code where a function calls itself endlessly। जब एक फंक्शन खुद को एंडलेसली कॉल करता जाता है तो उसको सिंपली हम इन्फिनिट रिकर्सन कहते हैं। तो ये तो हमारे कुछ टर्म्स हो गए। अब डायरेक्टली हम एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से हमको रोकना है, बेस केस हमने किस तरीके से देना है। तो मैंने सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल डेफ हेलो, एंड इसमें एक पैरामीटर भी हमने दे दिया ताकि बेस केस हम यहाँ पे दें। और इसके अंदर एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ प्रिंट वैल्यू इज ए, यानी कि ए की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। देखिए अभी तो डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं, यानी कि डायरेक्ट मैं इसको चलाने वाला हूँ, कोई यहाँ पे मैं बेस केस नहीं दे रहा, स्टॉप इसको नहीं कर रहा हूँ। तो इसको हम डायरेक्टली कॉल यहाँ पे करते हैं सेम फंक्शन को, एंड इसको मेन से भी हमने कॉल कर दिया। अब देखिए अगर केवल इतना ही यहाँ पे हम लिखते, केवल इतना ही अगर होता, यानी कि इसको हमने कॉल किया, सबसे पहले जब मेन हमने इसको कॉलिंग यहाँ पे की तो 1 हमने दिया, तो ए में आपका 1 यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले प्रिंट यहाँ पे क्या आने वाला है, वैल्यू इज 1, तो वैल्यू इज 1 आएगा। एंड देन अगेन यहाँ पे हेलो ए, यानी कि दोबारा हमने कॉल किया और वैल्यू अभी भी 1 दी है, यानी कि आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हमने यहाँ पे 1 दिया है। तो अगेन यहाँ पे सेम यहाँ पे वैल्यू 1 जाएगी, एंड अगेन आपका वैल्यू इज 1 ही आने वाला है, यानी कि यही चीज आपकी यहाँ पे रिपीट होगी 1000 टाइम। तो ये आपका एक सेंसिबल कोड नहीं है, अभी भी आपका क्या है, ये आपका इन्फिनिट रिकर्सन है, यानी कि आपका चलता ही रहेगा। अब इसमें हमने बेस केस देना है, इसको स्टॉप करना है। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हूँ, ए इक्वल्स टू a+1 मैंने किया, तो इससे भी यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ती हुई वैल्यू जाएगी, लेकिन अभी भी ये रुकने वाला नहीं है। तो अब इसमें हम कंडीशन देते हैं, यानी कि अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ इफ a इक्वल्स टू 10, तो सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाए। तो रिटर्न आपको पता है, रिटर्न जब हम देते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर तो सिंपली उसके बाद के जो स्टेटमेंट है वो स्किप होते हैं, यानी कि जैसी वैल्यू 10 होगी तो उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है वो चलेगा ही नहीं, यानी कि खुद को कॉल नहीं करेगा। तो इसका अगर आउटपुट अगर हम देखें और इसको समझें ये किस तरीके से काम करेगा, तो सबसे पहले जब हमने कॉल किया तो हेलो 1, यानी कि वैल्यू जो यहाँ पे पहुंची है वो पहुंची है 1, तो आउटपुट हमको क्या मिलने वाला है, वैल्यू इज 1। तो वैल्यू इज 1 हमको मिलेगा, एंड देन a+1 हो गया, यानी कि a की वैल्यू अब 2 हो गई, और a की वैल्यू अब अगर 10 नहीं हुई है तो फिलहाल तो रिटर्न नहीं होगा। तो डायरेक्टली जो 2 वैल्यू है, यानी कि हेलो को हमने दोबारा यहाँ पे कॉल किया, और अब जब हमने कॉल किया तो वैल्यू यहाँ से कितनी जा रही है, वैल्यू जा रही है 2। अब वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 2 आती है तो यहाँ पे वैल्यू इज a प्रिंट हो रहा है, यानी कि वैल्यू इज 2 हमारा प्रिंट होगा। देन अगेन a+1 होगा, तो अब यहाँ पे 10 तो हुआ नहीं है, तो अभी तो रिटर्न होना नहीं है। तो अगेन अब वैल्यू यहाँ पे कितनी हम यहाँ पे पास आउट कर रहे हैं, अब वैल्यू हम 3 यहाँ पे पास आउट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे जाएगा और अगेन यहाँ पे आएगा वैल्यू इज 3। तो इस तरीके से आपका वैल्यू 4 चलेगा, फिर 5 चलेगा, तो अप टू यहाँ पे वैल्यू हमारी मान लीजिए 10 तक आ गई, सॉरी 9 तक आ गई। तो वैल्यू जैसे ही 9 यहाँ पे प्रिंट होगी एंड वैल्यू a इक्वल्स टू a+1, यानी कि वैल्यू यहाँ पे हो गई 10। तो सिंपली a इक्वल्स टू 10 जैसे ही होता है तो सिंपली रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न होके अब ये कहाँ पे आ जाएगा, सीधा इसका कंट्रोल यहाँ पे आएगा। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे अगर कोई हमारे स्टेटमेंट होता तो वो हमारा डायरेक्टली प्रिंट होता। तो ये अब क्या है, ये एक सेंसिबल यहाँ पे कोड है, यानी कि यहाँ पे एक बेस केस है जो कि 10 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो एक बेस केस हमारा है जहाँ पे क्लियरली हमें पता है, और बेस केस तक हम पहुंच भी रहे हैं, यानी कि बेस केस तो हमें क्लियरली पता है कि यहाँ पे 9 टाइम्स आपका ये होने वाला है, 9 टाइम खुद को ये कॉल करने वाला है, 9 टाइम रिकर्सन होगा, और बेस केस तक हम पहुंच भी रहे हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं कुछ ऐसा अगर हमने लिखा होता है, हेलो हमने लिखा और यहीं से हमने 20 दे दिया, तो क्या होता, तो बेस केस हमने दिया तो है लेकिन वो कभी हम पहुंच नहीं पाते। कैसे, अगर हम 20 लिखते तो यहाँ पे 20 आता, तो वैल्यू 20 यहाँ पे प्रिंट होता, और a इक्वल्स टू a+1, यानी कि 20+1 21 यहाँ पे आता। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू
10 कभी होने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेंसिबल कोड में होनी चाहिए, आपका बेस केस भी होना चाहिए और दूसरा बेस केस पे हमने पहुंचना भी है। तो आई होप आपको ये बेसिक सा समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन क्या है और किस तरीके से काम होता है और एक सेंसिबल यहाँ पे रिकर्सन कोड क्या है, यानी कि करेक्ट कोड हमने किस तरीके से लिखना है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, इंट्रोडक्शन वीडियो। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा रिकर्सन क्या है, कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 30। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 31।